तो भाई पैराग्राफ के अंदर फिर आपको पूरा डिटेल देना है कि ये काम कैसे कैसे हुआ। हालांकि हम जब आमतौर पे प्रस्ताव लिखते हैं तो वो उल्टा होता है, पहले उसकी भूमिका बांधते हैं। इसमें प्रस्ताव से बिल्कुल उल्टा कि जो हो लिया वो सबसे पहले बताना है, फिर धीरे 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 उसका डिटेल देना है। सेकंड और थर्ड पैराग्राफ के अंदर ये सिर्फ न्यूज़पेपर के अंदर अगर आपको रिपोर्ट भेजनी है तो उसके बारे में बात हो रही है, ये ध्यान रखना। समझ में आ गई सभी को? यस सर। अगर दूसरा पैराग्राफ बनता है तो उसके अंदर आपको इंसिडेंट के बारे में प्रिसाइजली बताना है और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर बताना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? पहले एक इंसिडेंट, फिर दूसरा इंसिडेंट, फिर तीसरा। क्रोनो मीन्स टाइम, कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। इसके अंदर जितने भी फैक्ट्स हैं उनके बारे में इंपॉर्टेंस होगी कि भाई जो घायल हुए हैं उनकी क्रिटिकल कंडीशन है या नॉर्मल है। एक मिनट भाई। तो भाई जो तीसरा पैराग्राफ है उसमें कोई अलग अलग लोगों के उसके बारे में विचार, कोई और चीज, तो अगर डिटेल रिपोर्ट है तो इस तरीके से आपको उसके अंदर चलना है। और लास्ट का जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा इसके अंदर जो भी आपका ओपिनियन है कि सड़क खराब थी या कुत्तों को जो है म्युनिसिपल कमेटी वाले पकड़ के नहीं ले जाते, फ्यूचर में क्या करना चाहिए, इस चीज से अगर बचना है, ये मैंने एक एग्जांपल बताया आपको जिससे कि कुछ ना कुछ ऐसा कंक्लूजन निकले कि आगे के लिए सीख लगे, फायदा हो, दोबारा ऐसे इंसिडेंट ना हो, ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। इसके अंदर जो सिस्टम होता है, हाँ बोलो भाई, पूछो। और सर सेकंड पैराग्राफ में नहीं समझ पाए हम। सेकंड पैराग्राफ के अंदर आपको इंसिडेंट के बारे में बताना है और आपको टाइमली मैनर के अंदर बताना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। और इसके अंदर फैक्ट बताने हैं, कोई अपनी तरफ से गड़न नहीं पेलनी। एग्जैक्टली ही सिस्टम फ्लो नहीं करता, क्योंकि कोई काम करते हो ना आप, उसमें यही नहीं होता कि पहले कदम के बाद दूसरा कदम एग्जैक्टली ऐसे पड़ेगा।
थोड़ा बहुत इसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत। आमतौर पे ये ढांचा इसी तरह से जचता है जब आप न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट तैयार करते हो। चलें आगे। यस सर, यस सर। इन्वर्टेड पिरामिड सिस्टम बताया इन्होंने। इसके अंदर क्या होता है, 5 W आते हैं, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ। ये लीड पैराग्राफ में आ जाएंगे 5 W। इसके अलावा अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको देनी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस की थी वो ऊपर आ गई, फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन आपकी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड है वो आएगी, और नीचे जो होगा लेस एसेंशियल डिटेल वो आएंगे। लेकिन लास्ट में जो आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा वो आपका फ्यूचर कोर्स बताएगा कि फ्यूचर में इसमें क्या क्या सुधार होने की गुंजाइश है। तो जब भी आप अखबार के लिए रिपोर्ट तैयार करो तो प्लेस, डेट, टाइम और इस तरह के कोई भी रेलेवेंट फैक्ट हैं, ये रेलेवेंट फैक्ट और ये चीजें तो आप हमेशा ध्यान रखना कोई भी रिपोर्ट बनाओ। फिर जिन लोगों से आपने इंफॉर्मेशन ली है वो आसपास होने चाहिए, या जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ा है उस इवेंट से। रिपोर्टर का नाम लिखना है, टाइटल देना है, हेडिंग देना है, पास्ट टेंस में ऐसा हुआ क्योंकि वो हो चुकी है उसकी रिपोर्ट आप दे रहे हो। इसके लिए पैसिव फॉर्म का इस्तेमाल करोगे। आइडिया अगर कोई है आपका उसको डेवलप करने के लिए, क्या कॉज रहे हैं, क्या रीजन रहे हैं, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, परिणाम निकलेंगे, आपका उसके बारे में क्या विचार है, ये लॉजिकली आपको डेवलप करने हैं, यानी एक के बाद एक और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए। और इसको फॉर्मल तरीके से नहीं बल्कि किसी चीज के बारे में जब आप डिटेल से बताते हैं उस तरीके से लिखना होता है। लेकिन जब आप न्यूज़पेपर के अंदर दे रहे हैं तो आपके पास क्योंकि वर्ड्स की लिमिटेशन है तो वहां ज्यादा डिटेल में नहीं दे सकते। लेकिन दूसरी पब्लिकेशंस हैं जैसे आपके स्कूल की, कॉलेज की मैगजीन है, उनमें आप अपना जो कलाकारी है वो दिखा सकते हो। अपने आइडियाज और इंप्रेशंस आप दे सकते हो जो रेलेवेंट हैं, सही है, ताकि आपकी जो रिपोर्ट है वो इंटरेस्टिंग बने। लास्ट में इन्होंने बताया है कि अगर कोई भी रिपोर्ट आप जनरेट कर रहे हो या बना रहे हो तो उसके अंदर ये PALL पाल, इसको याद रखना। पर्पस कि इस रिपोर्ट को बनाने का मकसद क्या है, व्हाट इज इट फॉर, पर्पस क्या है। दूसरे नंबर पे है ऑडियंस, ए से, कि तुम किसके लिए लिख रहे हो। अब अगर मैं कोई बच्चों की किताब बना रहा हूं और उसके अंदर मैं रॉकेट साइंस और बड़ी बड़ी बातें मार रहा हूं, तो इंजीनियरिंग की बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, तो बच्चों को नहीं आएंगी समझ में। अगर वो किंडरगार्टन के बच्चे हैं तो उनको कहानियां या राइम्स, पोएम्स ये ज्यादा फैसिनेट करेंगे। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपकी ऑडियंस कौन है। फिर एक पहले एल से लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि किस भाषा में है, और लैंग्वेज के साथ साथ ग्रामर, कि आपकी ग्रामर उसमें आप सही यूज करो, और जिस लैंग्वेज के अंदर आप लिख रहे हो उसकी ग्रामर, उसके सेंटेंस मेकिंग, उसके वर्ड्स आपको आने चाहिए। और ज्यादा कॉम्प्लेक्स की बजाय सीधे और आसान शब्दों में बताओगे तो वो रिपोर्ट उतनी ज्यादा इफेक्टिव होती है। लेकिन जहां टेक्निकल वर्ड्स की अगर जरूरत पड़े तो उनका भी इस्तेमाल करो। एंड लास्ट वन इज लेआउट, कि ये पेज के ऊपर कैसी दिखाई देगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छी अगर रिपोर्ट है सामने तो उसको पढ़ने का मन करता है। तो ये तो थी भाई जर्नल, जो आपकी न्यूज़पेपर रिपोर्ट होती है, जर्नल रिपोर्ट होती है, कोई भी स्कूल, कॉलेज, मैगजीन के अंदर आप देते हो। अभी जब हम बात करेंगे टेक्निकल रिपोर्ट जो बनाते हैं, वो टेक्निकल रिपोर्ट कैसे काम करती है। इसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं। पहले वाली तो थी सिर्फ एक तरह से यूं लगाओ बच्चों के लिए, बच्चों को समझाने के लिए। अब जो ये रिपोर्ट है उससे नेक्स्ट स्टेप है कि रिपोर्ट राइटिंग में आपको प्राइमरी स्कूल से अब हाई स्कूल में आप आ रहे हो, रिपोर्ट राइटिंग सीख रहे हो, यानी थोड़ा सा हायर लेवल पे कैसे रिपोर्ट लिखते हैं।
इस रिपोर्ट के बाद एक तीसरी प्रेजेंटेशन और होगी, जिसके अंदर इंजीनियरिंग में जब आप आगे जाओगे, बीटेक करोगे या इंडस्ट्रीज में जाओगे, तब आपको किस तरीके से रिपोर्ट लिखनी है वो बताऊंगा। तो फूड टेक्नोलॉजी में हो, कोई भी टेक्निकल किसी एस्पेक्ट के बारे में अगर आपको रिपोर्ट लिखनी है, किसी इंसिडेंट के बारे में रिपोर्ट लिखनी है, किसी मशीन के बारे में रिपोर्ट लिखनी है, तो वो सारे के सारे टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग के अंदर आएंगे। इसमें ध्यान यही रखना है कि आप लोग जो फूड इंजीनियर्स हो, बहुत ज्यादा टाइम इंडस्ट्री के अंदर रिपोर्टों को लिखने में, उनको एक्सप्लेन करने में, ताकि कोई प्रोजेक्ट बने, और लाला कंपनी में कोई अनजान आदमी है, उससे लेके कोई फाइनेंस का बंदा है, कोई क्वालिटी का बंदा है, कोई प्रोडक्शन का बंदा है, या कई बार लेबर है, तो आपके पास बड़ी वेरिड पॉपुलेशन होगी, अलग अलग तरह की ऑडियंस होगी। तो हर एक को समझाने के लिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि किस ऑडियंस के लिए आप ये रिपोर्ट बना रहे हैं। तो मोटा काम है ये जब आप जॉब करोगे। तो जो टेक्निकल राइटिंग है वो किस लिए जरूरी है? आप कोई भी टीवी खरीदते हो, कंप्यूटर खरीदते हो, तो उसके साथ एक छोटी सी बुकलेट आती है, जिसमें उस टीवी को कैसे चलाना है, उस सिस्टम को कैसे मेंटेन करना है, किस बटन का क्या फंक्शन है, और उसकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, वो सारे उस रिपोर्ट के अंदर होते हैं। लेकिन होता क्या है, आमतौर पे डब्बा खोलते ही हम सीधा उसको अपनी तरफ से सेट करने लग जाते हैं और अंदाजे लगाते हैं, तुक्के लगाते हैं, ये तार यहाँ जाएगी, ये यहाँ जाएगी, या जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है उसके हिसाब से। लेकिन सही तरीका क्या है कि कोई भी मशीन आती है तो सबसे पहले उसके अंदर ढूंढो मैनुअल, कि उस मशीन का जो मैनुअल है उसको फ्रंट पेज से लेके एंड पेज तक सारा पढ़ जाओ, और उसके मुताबिक जो उसके साथ एक्सेसरीज आईज हैं उनको अलग अलग करो, और फिर इंस्टॉल कैसे करना है उस मशीन को, उसके बारे में जो इंस्ट्रक्शन आपने पहले पढ़ी थी उनको दोबारा से पढ़ो, और स्टेप बाय स्टेप वही काम करते जाओ जो उस मैनुअल में लिखा गया है। सही तरीका, अच्छा तरीका ये है। तो यहाँ पे आप टेक्निकल राइटिंग, जो भी अपर मैनेजमेंट से लेके लोअर मैनेजमेंट तक के बंदे हैं, उन सबको बताने के लिए टेक्निकल राइटिंग लिखते हो, रिपोर्ट लिखते हो, क्योंकि अपर मैनेजमेंट को जब तक आपकी बात समझ में नहीं आएगी तब तक वो आपको पैसा नहीं देंगे वो चीज खरीदने का या वो काम करने का। तो अपर मैनेजमेंट को समझाने के लिए प्रोजेक्ट इंजीनियर जो हैं वो अपनी जो डिटेल्ड नॉलेज है उसको इस तरीके से टेक्निकल रिपोर्ट के अंदर देता है कि अपर मैनेजमेंट के अंदर के दिमाग में वो घुस जाए, क्योंकि वहां वो इंजीनियर्स को नहीं समझा रहा, हो सकता है वहां पे वो जो MBA ग्रेजुएट्स हैं या मैनेजमेंट के जो ट्रेनीज हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको समझा रहा हूँ। एक मिनट भाई, कॉल आई है। तो भाई प्रोजेक्ट इंजीनियर को अगर कोई प्रोजेक्ट लगाना है, कोई चीज लेनी है, कोई भी काम शुरू करना है, तो वो ये बताएगा कि ये काम क्यों जरूरी है, इससे क्या नफा क्या नुकसान है, ताकि अपर मैनेजमेंट की वो सारी चीजें समझ में आ जाए, और फिर अपर मैनेजमेंट को क्या करना होता है, इसके ऊपर वो डिसीजन लेती है कि भाई ये प्रोजेक्ट करना भी है या नहीं। तो इसलिए रिपोर्ट लिखना जरूरी है। अगर आपको आपके काम करवाने हैं इंडस्ट्री में,
तो वहां हर चीज राइटिंग में चलती है, और राइटिंग के अंदर आपकी जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं आप अपनी रिपोर्ट के अंदर डालोगे, उसके बेस पे अपर मैनेजमेंट अपना डिसीजन लेगी, और उस डिसीजन के बेस पे वो मशीन आएगी या वो प्रोजेक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। ये इंपॉर्टेंस है कि जब तक लिख के नहीं समझाओगे अपर मैनेजमेंट को, तब तक आपको आपके प्रोजेक्ट के लिए, मशीन के लिए, आपके काम के लिए पैसा नहीं मिलेगा। तो जो भी इंजीनियर्स हैं आमतौर पे आधी से लेके 1/3 तक जो अपना टाइम है वो टेक्निकल राइटिंग में लगाते हैं, और इसमें आमतौर पे प्रपोजल्स होते हैं किसी काम के, या रेगुलेशंस लिखते हैं, मैनुअल्स लिखते हैं, किसी काम को करने का क्या प्रोसीजर है, किसी चीज को चलाने का क्या मैनुअल है वो, या रिक्वेस्ट करते हैं किन्हीं चीजों के लिए। साथ में टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं, ईमेल्स हैं या मेमो हैं। ये सभी चीज हर इंजीनियर को या हर इंसान को जो भी जॉब करता है उसको करनी पड़ती है। इवन जॉब ना भी करता हो, अगर आपको लोन लेना है बैंक से तो भी आपको रिपोर्ट बनानी पड़ती है, आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट, आपकी टेक्निकल रिपोर्ट, आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट, जब आपको लोन मिल गया उसके बाद नेक्स्ट जो किस्त है उसको लेने के लिए। एक कंपनी दूसरी कंपनी को, एक बंदा दूसरे बंदे को ईमेल भेजता है, उसके अंदर भी आपको टेक्निकल बातें बतानी होती है, तो वो बताने का भी तरीका होता है। तो ये सारी चीजों के कारण अपने को टेक्निकल राइटिंग आनी चाहिए। तो चाहे तो आपका कोई टेक्निकल एस्पेक्ट है या कोई बिजनेस पर्पस है, उसके लिए आपकी टेक्निकल राइटिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए, सस्पेंस क्रिएट करने के लिए, या अलग अलग इंटरप्रिटेशंस जानने के लिए आपको टेक्निकल राइटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए इसका यूज नहीं होता। हम टेक्निकल राइटिंग के ऊपर या टेक्निकल रिपोर्ट्स के ऊपर ही अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे। जो भी इंजीनियर्स रिपोर्ट्स लिखते हैं उनको टेक्निकल रिपोर्ट्स या इंजीनियरिंग रिपोर्ट्स बोलते हैं। किस लिए लिखते हैं ये? ताकि जो भी टेक्निकल इंफॉर्मेशन है किसी मशीन के बारे में, किसी सिस्टम के बारे में, किसी काम के बारे में, वो उसमें दी जा सके, और साथ में अपना जो उसका विचार है, कंक्लूजन है, वो कस्टमर को, मैनेजर को, या वकील हैं, लीगल अथॉरिटीज हैं, उनको, दूसरे इंजीनियर्स को बताने के लिए टेक्निकल रिपोर्ट लिखते हैं सारे, या इंजीनियरिंग रिपोर्ट लिखते हैं। इसका एक लेआउट या फॉर्मेट होता है जो आंसी स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है। आंसी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, आंसी स्टैंडर्ड के हिसाब से ही आपके कीबोर्ड पे जो ABCD और ये जो कॉलन और ये कि इसका क्या कोड होगा, वो आंसी कोड के हिसाब से है। तो जो लेआउट और फॉर्मेट है टेक्निकल रिपोर्ट का, ये आंसी रिपोर्ट का, आंसी का जो फॉर्मेट है वो यूज करते हैं। एनालॉजी के लिए, एग्जांपल देने के लिए इन्होंने एक समझाया है कि रिपोर्ट जो है उसका जो लेआउट है उसको न्यूज़पेपर की तरह समझो। न्यूज़पेपर के अंदर देखो, वो जो मेन न्यूज़ है वो सबसे ऊपर होती है, फिर बीच के हिस्से में कुछ फोटोग्राफ्स हैं अट्रैक्ट करने के लिए, फिर जो लेस इंपॉर्टेंस चीजें हैं वो नीचे की तरफ, और दूसरा पहले पेज की के ऊपर कुछ जो करंट न्यूज़ है वो आएंगी। 10वें 11वें पेज पे आपकी बिजनेस न्यूज़ आ सकती है, 8वें 9वें पेज पे हो सकता है आपका स्पोर्ट्स के लिए हो। तो इस तरीके से, जैसे इसने बताया कि स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेशन अलग पेज जगह पे होती है, उसका अलग फॉर्मेट होता है, सामने का अलग फॉर्मेट होता है। इसी तरह से जो टेक्निकल रिपोर्ट है उसका ये आंसी लेआउट है। कोई भी टेक्निकल रिपोर्ट है उसके ये पार्ट्स हो सकते हैं, या इनमें से कोई भी पार्ट्स कम या ज्यादा हो सकते हैं। जैसे रिपोर्ट का जो पहला पेज है उसको बोलते हैं फ्रंट कवर, बाहर का, और एक होता है बैक कवर। तो फ्रंट कवर और बैक कवर के ऊपर कुछ लिख रखा हो जरूरी नहीं है, कई बार लिख भी देते हैं, देखने से पता लग जाए, कई बार इसको ब्लैंक भी छोड़ देते हैं। टाइटल पेज, इस रिपोर्ट का टाइटल क्या है, हेडिंग क्या है, टाइटल पेज पे वो इंफॉर्मेशन आएगी। फिर एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि पूरी रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ दे रखा है, किस बारे में बात कर रहे हैं, वो
200 से लेके 300 शब्दों के या 250 शब्दों के बीच में यहां बताया होता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये निचोड़। फिर इसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स होती है। टेबल ऑफ कंटेंट्स का क्या मतलब कि इस रिपोर्ट में कौन सा हेडिंग किस पेज के ऊपर है, वो होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये चीज समझ में आ रही है तुम्हारा भाई? सर न्यूज़पेपर में जो मेन हेडिंग होता है सर उसको क्या बोलते हैं? क्या चीज है? जो सर न्यूज़पेपर होता है उसमें जो मेन हेडिंग होता है उसका, उसको हाँ, सर क्या बोलते हैं? मेन हेडिंग ही बोलेंगे उसको। जी सर। उसमें ज्यादा वोकैब में पढ़ने की जरूरत नहीं। तुम इसे रिपोर्ट का लेआउट समझो जो तुम्हें बनानी है। वो तो एक जर्नल, अगर आप किसी न्यूज़पेपर के अंदर एडिटर या कॉपीराइटर या रिपोर्टर बनते हो तब आपको उस चीज पे ध्यान देना है। आपके काम की चीज अब शुरू हुई है, ये जो टेक्निकल रिपोर्ट है। थोड़ा सा इस पे कंसंट्रेट करो कि इसके अलग अलग हिस्से कैसे हैं। इसमें ये 3 कलर दिखा रखे हैं, 4 कलर बल्कि, सफेद अगर मिला लो तो पहले जो ब्लू कलर है ये है पहला पार्ट, फ्रंट पार्ट। जो समरी से लेकर रेफरेंसेस तक का है वो मिडिल पार्ट है रिपोर्ट का। और अपेंडिक्सिस या लिस्ट ऑफ सिंबल्स या एब्रीविएशन, एक्रोनिम्स, ये आते हैं आपके लास्ट पार्ट में। और इन तीनों पार्टों से मिलकर आपकी पूरी रिपोर्ट तैयार होती है। कोई भी किताब अगर हम बनाते हैं तो इसी तरीके से किताब बनती है। बुक अगर बनती है तो बुक में भी आपको इसी तरह से मिलेगा। बस उसमें क्या होगा, इंट्रोडक्शन और ये जो चीजें हैं इनके इनके नाम हो जाते हैं, इनको चैप्टर्स बोलने शुरू कर देते हैं। तो पहला टाइटल पेज, फिर एब्स्ट्रैक्ट हो गया। टेबल ऑफ कंटेंट्स में कि कौन सा हेडिंग किस पेज के ऊपर है ये आता है। फिर उसके बाद होती है लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स। जो भी फिगर और आपने टेबल इसके अंदर डाली है आपकी रिपोर्ट के अंदर, वो सारी इसके अंदर आती हैं। फिर समरी आती है, इसके पीछे का क्या रीजन रहा है, किस किसने क्या क्या इस चीज के बारे में बताया है, वो आप पूरे प्रोजेक्ट को समराइज करते हो यहाँ पे। समरी एब्स्ट्रैक्ट से थोड़ा सा अलग होती है, बड़ी होती है और इसमें आपके पास लिबर्टी होती है वर्ड्स की। एब्स्ट्रैक्ट में आपके पास लिमिट होती है वर्ड्स की कि 200 से 250 वर्ड्स, उससे ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता है, एक पेज से ज्यादा नहीं। समरी में आप 1 या 2 पेज ले सकते हो। इसके बाद आपका पहला पार्ट शुरू होता है इंट्रोडक्शन का, कि आपने ये रिपोर्ट क्यों बनाई है, किस बारे में बनाई है, कहाँ कहाँ से आपको क्या क्या पता चला, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है इंट्रोडक्शन में। फिर कोई भी मेथड्स हैं, अजम्पशंस हैं, प्रोसीजर्स हैं, मटेरियल्स हैं, वो सारे का सारा इसके अंदर आप कहाँ से क्या इंफॉर्मेशन ली है, किस बारे में क्या ली है, वो सारे का सारा इसमें यूज होगा इस पार्ट के अंदर। ये अधिकतर काफी बड़ा पार्ट होता है हमारी रिपोर्ट का। जब ये चीज हम इसमें बता देते हैं उसके बाद अपना काम शुरू होता है रिजल्ट्स एंड डिस्कशन का, कि हमने जो ये रिपोर्ट तैयार करी है या जो ये टेस्ट किए हैं इनसे क्या क्या मतलब निकला है और किस चीज का किसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है, ये सारी चीजें इसमें रिजल्ट्स एंड डिस्कशन में आती हैं। और लास्ट में आता है आपका कंक्लूजन, और वो भी आपका एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट की तरह ही प्रिसाइज होता है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता। और कंक्लूजन के अंदर हम 1 या 2 पैराग्राफ में, 3 पैराग्राफ में मैक्सिमम अपनी पूरी जो रिपोर्ट है उसके बारे में राय जाहिर करते हैं। जब आपने कंक्लूड कर दिया फिर लास्ट में आप लगाते हो रेफरेंसेस। रेफरेंसेस का मतलब कि जब भी आप रिपोर्ट बना रहे हो तो बीच बीच में आप कई जगह लिखोगे कि भाई मेरे को इस सोर्स से ये पता चला है, इस सोर्स से मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आई है, या ये बात इस आदमी ने कही है। तो ये सारी चीजें जो आप अंदर बता रहे हो उसको तो अंदर तो बोलते हैं साइटेशन, और लास्ट में आपने कहाँ से ली है वो आप रेफरेंसेस में लगाओगे। ये दिखाऊंगा हम आपको रिपोर्ट जनरेट करके, बना के, तैयार करके। जब आप ये रेफरेंसेस लगा देते हो तो उसके बाद अगला जो हमारा हेडिंग या पार्ट आता है वो अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या चीज होती है कि बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है कि जो इतनी लंबी चौड़ी टेबल है आप टेक्स्ट के बीच में नहीं देना चाहते उस टेबल को, लेकिन वो टेबल रेफरेंस के लिए जरूरी है। हाँ भाई, भाई
10 मिनट झटका मारना, मेरी क्लास चल रही है, इतना और कमरे में कर लो। तो रेफरेंसेस के बाद अपेंडिक्स की हम बात कर रहे थे। अपेंडिक्स में वो चीजें आती हैं जो हम डिटेल अंदर नहीं दे पाए, लेकिन वो डिटेल अगर जो हमारा रीडर है वो लेना चाहे तो उसको वो अपेंडिक्स में हम अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3 करके डाल देंगे और टेक्स्ट के अंदर बता देंगे कि ये चीज हमने डिटेल में अपेंडिक्स 1 में डिस्कस की हुई है, या अपेंडिक्स 1 में ये टेबल दे रखी है, या ये फिगर दे रखी है, या इसका और डिटेल दे रखा है। इसके बाद हम जो भी सिंबल्स इसमें यूज हुए हैं उन सिंबल्स का क्या मतलब है, जो भी एब्रीविएशंस यूज हुई हैं, यानी यूएसपी का क्या मतलब है, एफडीए का क्या मतलब है, एफएसएसएआई का क्या मतलब है, तो वो एब्रीविएशंस या कोई एक्रोनिम्स हमने यहाँ शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रखी हैं तो उनको यहाँ पे बताएंगे। और इसके बाद लास्ट में बैक कवर। कई बार क्या करते हैं कि लास्ट में एक हम छोटा सा इंडेक्स भी डाल देते हैं कि जो जो टर्म्स अंदर हैं तो वो किस किस पेज के ऊपर है, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स के लिए। तो अगर इंडेक्स भी बनाना है तो बैक कवर से जस्ट पहले सिर्फ इंडेक्स आएगा और उसके बाद बैक कवर आ जाएगा। बुक्स के बैक कवर में और फ्रंट कवर में आपने देखा होगा कि फ्रंट कवर को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाते हैं, टाइटल वगैरह डालते हैं, किसने लिखी है, कौन सी कंपनी है, वो चीजें आपके फ्रंट कवर पे आती हैं। और बैक कवर के अंदर की साइड आता है, बस ये अभी खत्म कर देंगे भाई, अंदर की साइड तो आता है ऑथर के बारे में इंफॉर्मेशन, और बैक कवर पे कई बार अपनी जो और इनकी बुक्स वगैरह होती हैं उनकी इंफॉर्मेशन देते हैं और नीचे ISBN नंबर या बुक का क्या प्राइस वगैरह है वो चीजें देते हैं। लेकिन टेक्निकल रिपोर्ट के अंदर अधिकतर इसको ब्लैंक रखा जाता है, या बैक कवर पे इस टेक्निकल रिपोर्ट का अगर कोई QR कोड जनरेट कर रखा है या कोई इसका क्या बोलते हैं इसको, बार कोड अगर जनरेट कर रखा है तो वो इसके ऊपर लगा देते हैं। अगर ये टेक्निकल रिपोर्ट सेल के लिए है तो उसका जो प्राइस है वो इसके ऊपर, या कंपनी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर डाल देते हैं। तो इस तरीके से पूरी टेक्निकल रिपोर्ट का लेआउट बनता है। मैंने बताया था कि ब्लू कलर के अंदर फ्रंट मैटर है, टेक्स्ट जितना भी है आपका ये जो पिंक कलर है उसके अंदर है, और जो ये लाइट ब्लू कलर है इसके अंदर आपका सारा बैक मैटर है। अब अगली क्लास में भाई जब भी हम आएंगे फ्रंट मैटर से यूज करेंगे। अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है कि सैनिटाइज करना है रूम को, तो एक बार इसको सैनिटाइज करते हैं और अभी ये सारी मीटिंग मैं बंद कर दूंगा। लेकिन उसकी अगर जो मैं बता रहा था आपको, जो रिपोर्ट नहीं, इसकी जो वीडियो फाइल है वो आपको जो सॉफ्ट स्किल्स 1 जो मैंने वेबसाइट के ऊपर बताया था उसी वेबसाइट पे यहाँ पे नीचे इसकी प्लेलिस्ट आ जाएगी। दिखा देता हूँ आपको, यहाँ ये सॉफ्ट स्किल है, इस सॉफ्ट स्किल के नीचे इसकी प्लेलिस्ट आ जाएगी। जैसे मैंने और कोर्सेज की डाली हुई है, जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन इन, ये प्लेलिस्ट ऑन यूट्यूब, ऐसे ही सॉफ्ट स्किल्स की आगे प्लेलिस्ट ऑन यूट्यूब, यहाँ पे लिख के उस लिंक पे क्लिक करोगे तो इसमें जितना भी हमने पढ़ा है आज वो सारा वीडियो की फॉर्म में आपको वहां पे मिल जाएगा। सभी को समझ में आ गई ये बात? फ्यूचर में भी कभी देखना हो तो इस पे आप देख सकते हो। तो अभी के लिए मीटिंग खत्म करता हूँ भाई। अगली मीटिंग के अंदर मेरे को याद दिलाना कि फ्रंट मैटर से अपने को शुरू करना है टेक्निकल रिपोर्ट का।